हमारा सीआरपीसी का सेशन है जो हमारी कल की क्लास हुई थी, वहां पे हमने लगभग सेक्शन 73 तक कंप्लीट कर लिया है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, वारंट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बच्चे, वारंट का टॉपिक नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना है, जिनको जानना है। पर यही चीज है बच्चे, देखो कोई भी चीज जब सीरियस होती है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कानून भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ता है, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो पाए। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसी के बारे में है। हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 74 से लेके 78 तक। ये हमारा आज का मेन एजेंडा रहेगा। इसके साथ साथ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एक केस देखेंगे। और केस मैंने एक ऐसा चूज किया है जिसमें हमारे दोनों सब्जेक्ट्स जो हम आज पढ़ेंगे 7 बजे और 9 बजे, कॉन्स्टी और सीआरपीसी, दोनों का इंटरमिंगल होता है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो आप आज देख पाओगे कि कभी अगर कंफ्लिक्ट हो जाए बिटवीन सीआरपीसी और कॉन्स्टी, तो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ किसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा और किस हिसाब से किसी सिचुएशन के साथ डील करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बेसिक एजेंडा है। आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर बच्चे सब कुछ ठीक है, नोट्स वगैरह तैयार है तो यस बोल दो। यूट्यूब पे बच्चे वाई टाइप कर दो। शुरू करते हैं सेशन। यस सर। अच्छा, यूट्यूब पे बच्चे सब कुछ ठीक है तो वाई टाइप करेंगे सभी लोग। और यूट्यूब की वीडियो को बच्चे लाइक कर दो, आप सभी लोग भूल जाते हो लास्ट में। चलो ठीक है, ठीक है भाई आने लगे, चलो सब बढ़िया है, चलते रहो। जैसा कि मैंने बताया बच्चे, आज आज जो इसके बाद हमारी आज के क्लास के बाद बस 3 सेक्शन और रह जाएंगे जो वारंट के बारे में होंगे, और बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे से सेक्शंस हैं, तो वो आसानी से खत्म हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली आप ये समझ सकते हो कि वारंट के ऊपर ये लास्ट क्लास है। तो बहुत ध्यान से सुनना, और अभी तक जो भी बातें मैंने आपको वारंट के बारे में बताई हैं उनको याद करते रहना और नोट्स में उसको प्रॉपर जगह पे लिखते रहना। ठीक है, तो बच्चे आ जाओ अब आप सेक्शन 74 पे। ठीक है, सेक्शन 74 हो गया, 75 हो गया, इनफैक्ट सेक्शन 76 हो गया। तीनों ज्यादा आपको परेशान करेंगे नहीं, बहुत सीधे सीधे सेक्शंस हैं। और कहीं ना कहीं हमको ये बातें पता है, बस हमको कानून आइडेंटिफाई करना है, कानून क्या है, और उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। बस ये तो दो काम करेंगे हम इन सेक्शंस में। तो देखो, सबसे पहले आप आ जाओ सेक्शन 74 पे। सेक्शन 74 बच्चे हमारा क्या कह रहा है? ये बात तो कर रहा है वारंट की, पर ये किसकी बात कर रहा है कि वारंट जो है वो डायरेक्ट किसके होगा बच्चे? पुलिस ऑफिसर को होगा। कल हमने इस बात पे बहुत दिमाग मारा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिचुएशन की वारंट जो है, कोई भी वारंट जो है वो आमतौर पर किसी पुलिस वाले को ही डायरेक्ट किया जा सकता है। कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई कि कोई पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है, तब किसी अन्य व्यक्ति को कोर्ट कर सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को स्पेशल पावर दी गई है कुछ स्पेशल सिचुएशन में। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एस्केप्ड कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस करके भागा हुआ है, ऐसी स्थितियों में वो किसी अन्य व्यक्ति को भी बोल सकता है। पर अन्य व्यक्ति कौन सा? अगर उसकी प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति एंटर करे तब। ठीक है, तो वो सारी हमने कहानी पढ़ ली है। सेक्शन 74 थोड़ा सा जेनेरिक प्रोविजन है, ये क्या कह रहा है ये भी देख लो। सेक्शन 74 बच्चे कह रहा है कि एक वारंट जो कि किसी पुलिस वाले को डायरेक्ट किया गया है, कानून भी यही कह रहा है ना कि आमतौर पर किसी पुलिस वाले को ही वारंट डायरेक्ट होना है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि जब भी कोई वारंट किसी पुलिस वाले को डायरेक्ट किया जाता है, ऐसी स्थिति में ये वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी दूसरे पुलिस वाले के द्वारा भी। ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं, और बहुत प्रैक्टिकल है ये। अगर किसी व्यक्ति को किसी पुलिस वाले को कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई वारंट इशू किया है कि आप इस वारंट का एग्जीक्यूशन कराओ, तो वो जो वारंट है जो किसी भी पुलिस वाले को डायरेक्ट किया गया है, वो वारंट जरूरी नहीं है कि वो पुलिस वाला खुद ही एग्जीक्यूट करे। वो किसी भी दूसरे पुलिस वाले के द्वारा, मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो खुद पुलिस वाला होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि वो खुद वही पुलिस वाला है जिसका नाम लिखा हुआ है वारंट पे। उसके अलावा कोई दूसरा पुलिस वाला भी उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। पर कैसे स्थिति बनेगी? ये जो पुलिस वाला है, ये जो पुलिस वाला है जिसको ओरिजिनली कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला था कि तुम इस वारंट का एग्जीक्यूशन कराओ, अगर ये उस वारंट पे किसी दूसरे पुलिस वाले का नाम लिख देता है और उस पुलिस वाले को डायरेक्शन दे देता है कि तुम एग्जीक्यूशन कर दो इस वारंट का, तो ये जो दूसरा वाला पुलिस वाला है, इसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो उस वारंट को एग्जीक्यूट कर ले। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं, बड़ा आसान सी सिचुएशन है। मानो
बच्चे कोई केस है, मानो ये हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ ने डायरेक्शन दी किसको, इस पुलिस वाले को, और इस पुलिस वाले को डायरेक्शन देकर बोला, वारंट दिया ऐसे करके, और इस वारंट में इस पुलिस वाले का नाम लिखा कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करोगे, जिसको भी गिरफ्तार करने के लिए बोला हो, मानो इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने को बोला है, ठीक है, इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट करना है, इस पुलिस वाले को बोला है। अब बच्चे कानून ये कह रहा है, सेक्शन 74 ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि यही पुलिस वाला जाए इस वारंट को एग्जीक्यूट करने, केवल बस उसका नाम लिख दिया इस वजह से ये नहीं है कि उसी को ही जाना पड़ेगा। बच्चे हो सकता है, हजार सिचुएशन हो सकती हैं, हो सकता है ये छुट्टी पे हो सकता है ये किसी और चीज में बिजी हो, कोई और केस देख रहा हो, तो किसी भी वजह से अगर ऐसी स्थिति होती है कि ये जाने के पोजीशन में नहीं है, तो इसको ये ताकत दी गई है कि ये किसी दूसरे पुलिस वाले को, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी पुलिस वाला ही होना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता, किसी दूसरे व्यक्ति को ये वारंट फॉरवर्ड कर देगा और उस वारंट पे लिख देगा कि मेरे बिहाफ पे ये जो पुलिस वाला है वो इस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ऐसा होगा, इस व्यक्ति के पास ताकत हो जाएगी कि इस वारंट को वो एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। जहां तक बात इस कानून की थी कि किसी भी वारंट का एग्जीक्यूशन आमतौर पर पुलिस वाले के द्वारा ही होना चाहिए, तो वो कानून अभी भी बना हुआ है। बस यहां पे जो सेक्शन 74 के अंदर, 74 के अंदर स्थिति बताई जा रही है वो बस इतनी सी है कि अगर किसी स्पेसिफिक पुलिस वाले को कोई वारंट डायरेक्ट किया गया है, तो वो पुलिस वाला खुद ना जाके किसी दूसरे पुलिस वाले को भेज के अपना वारंट एग्जीक्यूशन करवा सकता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। क्या इतनी बात हम सभी लोग समझ पा रहे हैं बच्चे? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। इजी है, कोई यस परेशानी सर। है? ठीक, नो सर, इजी है। बहुत प्रैक्टिकल सा सेक्शन है, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, जरूरी नहीं है वो पुलिस वाला हमेशा अवेलेबल ही, ठीक है। तो ये तो बच्चे हमारा हो गया सेक्शन 74, ठीक है। अब देखो सेक्शन 75 भी ऐसा है, इजी से सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 75 क्या कहता है? सेक्शन 75 बात करता है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन मतलब सूचना, किस बात की सूचना? कि वारंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वारंट के अंदर का जो कंटेंट है उसके बारे में, जो उसकी जो डिटेल्स हैं उसकी बारे में जो सूचना देनी है, उसकी बात करता है हमारा सेक्शन 75। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब भी कोई वारंट किसी पुलिस वाले को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को, हमने कल पढ़ा है कि आमतौर पर तो पुलिस वाले को ही देना है, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं जब पुलिस वाला नहीं हो, तो अगर कोई भी वारंट एग्जीक्यूशन के लिए किसी पुलिस वाले को या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो ये उस पुलिस वाले और उस अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी है बच्चे, शेल बाउंड है, वो उसे करना ही पड़ेगा, उसकी मर्जी नहीं है, उसे करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे उस वारंट में लिखी हुई सारी चीजें बतानी पड़ेंगी उस व्यक्ति को जिसको उस वारंट के आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो मांगे तो उसको वो वारंट दिखाना भी पड़ेगा, उसको दिखाना भी पड़ेगा। कैसी स्थिति होगी? मानिए ये व्यक्ति है, इसको कोर्ट ने इश्यू किया है वारंट कि भाई आपको एग्जीक्यूट करा के लाना है ये वारंट। अब ये वारंट को लेके जाता है और इस व्यक्ति के खिलाफ एग्जीक्यूट होना है, इसका अरेस्ट होना है। अब ये व्यक्ति जब यहां से जाएगा इस वारंट को लेके, तो ये जो वारंट है उसकी, इस वारंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इसको बताएगा कि देखिए आपके खिलाफ फलाने फलाने कोर्ट का वारंट आया। आप याद होगा, आपको मैंने बताया था ना वारंट के अंदर क्या क्या लिखा होता है? कोर्ट का नाम, जिसका अरेस्ट होना है उसका नाम, उसकी डिटेल, कोर्ट की सील, क्या अपराध किया है, किस वजह से अरेस्ट हो रहा है, सारी स्थितियां, और जो अरेस्ट करने की ताकत है, सारी बातें इस व्यक्ति को बताएगा जो भी इस वारंट में लिखी है, तभी उसका एग्जीक्यूशन करेगा। ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको करना ही करना है, चाहे ये पुलिस वाला हो चाहे कोई आम व्यक्ति। अगर इसके बताने के बावजूद अगर ये व्यक्ति कहे कि मुझे दिखाओ, मुझे भरोसा नहीं, तुम हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये वारंट इस व्यक्ति को दिखाएगा कि ये लो भाई साहब, ये रहा आपके खिलाफ वारंट, आप खुद देख लो, अब चलो हमारे साथ। तो हमको क्या याद रखना है इस सेक्शन के अंदर कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वारंट का एग्जीक्यूशन करने जाता है, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई आम व्यक्ति हो, उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस वारंट के कंटेंट उस व्यक्ति को बताए जिसका अरेस्ट होना है, और अगर वो मांगे तो उसको वो वारंट
दिखा भी दे, जिससे उसको भरोसा हो जाए कि यहाँ पे कोई बदमाशी हो नहीं रही है, सच में उसके खिलाफ वारंट आ रखा है। अब बताइए बच्चे, क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस बोलेंगे बच्चे? यस सर। सभी यस लोगों सर। को क्लियर है? अभिनय, आकाश, आशीष, यस सर। ज्योत्ना, यस सर। केशव, क्लियर सर। पूनम, ऑल यस क्लियर सर। बच्चे? चलो, हाँ जी सर। अब ये हो गया, ये अपना अगला सेक्शन हो गया, इजी सा सेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। यूट्यूब पे बच्चे वाई टाइप करते रहिएगा, ठीक है? हाँ बच्चे, बिल्कुल चार्जेस की भी बात मेंशन होती है कि किस आधार पे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बताने की वजह कि अगर वारंट इशू हुआ है, चलो वो भी एक बात ठीक है कि वारंट इशू है, अरे किस वजह से हुआ है, कोर्ट को क्या लग रहा है कि मैंने क्या गलत किया है। मेन तो ये रीजन होता है कि आपको बताना पड़ेगा जिससे उसको कॉन्टेक्स्ट मिले, ठीक है? उसके लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ बच्चे सेक्शन 76 पे। सेक्शन 76 कहता है कि जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वारंट के तहत, उसको कोर्ट के सामने लेके आना है बिना किसी देरी के। अब ये बात हमने कितनी बार पढ़ी है ना, कितनी बार पढ़ी है कि हमारे हमारे इतना लंबा जो हमारा सीआरपीसी का सफर रहा, जो हम सेक्शन 41, 42, 43, 44, ये बार बार ये बात आ रही थी हमारे सामने कि जब भी किसी व्यक्ति का अरेस्ट होता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होता है बिना किसी देरी करे हुए। वही बात यहाँ पे सेक्शन 76 में भी लिखी हुई है, पर यहाँ पे भी अरेस्ट ही है, जो मेन फंडा है वो अरेस्ट ही है। पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है किसके तहत? वारंट के तहत। जब हमने पहले ये वाली बात पढ़ी थी कि हमको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर, वो सारी बातें पढ़ी थी, तब कॉन्टेक्स्ट क्या था कि कोई पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है किसी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है? सेक्शन 41 के अंदर उसे अथॉरिटी दी गई है, उसे लग रहा है तो कॉग्निजेबल केस है तो वो अरेस्ट कर रहा है। पर यहां पे अगर किसी व्यक्ति का किसी वारंट के आधार पर भी अरेस्ट होता है, तो ये वाली जो जिम्मेदारी है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है बिना किसी देरी के, वो यहां पे भी लागू होती है। वो ना केवल तब जब पुलिस वाला अपनी मर्जी से अरेस्ट करे बिना वारंट के, तब तो लागू होती ही है, पर यहां पे भी जब वारंट के तहत लागू करे, वारंट के तहत अरेस्ट करे, कोर्ट के कहने पर अरेस्ट करे, तब भी ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी बनी रहती है कि कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो वारंट के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, वो बाउंड है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कहां ले जाए? हमारे मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करे, उसकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है? बस इसमें एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये वारंट की सिचुएशन है, इसका बस सेक्शन 71 एक्सेप्शन है। सेक्शन 71 कौन सी स्थिति बताता था, याद करो, मैंने आपको कल पढ़ाया था। सेक्शन सर 71 इंडोर्समेंट अगर है किसी वारंट में कि अगर अरेस्ट करने के बाद उसे सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड साइन एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं छोड़ देना है, बिल्कुल वो वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेक्शन 71 कैसी स्थिति कह रहा था कि कभी कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, कोई वारंट इशू कर रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उस वारंट जिसमें इशू कर रहा है उसमें यह बात भी लिख दे रहा है कि अगर ये जो व्यक्ति है इसका अरेस्ट होता है और अगर ये बॉन्ड या फिर श्योरिटी देने को तैयार है, तो उसको बॉन्ड और श्योरिटी लेके छोड़ दिया जाए। तो उसी वारंट में अरेस्ट की भी बात है, उसको छोड़ने की भी बात है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अगर जिस वारंट के आधार पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अगर वो इस कैटेगरी का वारंट है कि उसमें छोड़ने वाली बात भी लिखी हुई है, ऐसी स्थिति में तो उसको छोड़ ही दोगे ना, फिर मजिस्ट्रेट के सामने कैसे लेके जाओगे जल्दी से जल्दी? ऐसा तो है नहीं कि वारंट आया उसमें छोड़ने की बात लिखी हुई है, आप गए एग्जीक्यूट करने, आपने उसको गिरफ्तार किया, पर आप पकड़ के ले गए उसे मजिस्ट्रेट के सामने, फिर मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड वॉन्ड भराया फिर छोड़ा, फिर तो कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा ना, वो तो बात ही खराब हो जाएगी, उसका इतना समय खराब क्यों किया आपने? आप उसे वहां से पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने लेके आए, अपना भी टाइम खराब किया, फिर मजिस्ट्रेट का भी टाइम खराब किया, फिर छोड़ ही दिया आखिरी में। तो अगर ऐसी स्थिति है, किसी वारंट में ये बात लिखी हुई है कि जो कोई व्यक्ति अगर बॉन्ड दे या श्योरिटी दे उसको छोड़ दिया जाए सेक्शन 71 के अनुसार, ऐसी स्थिति में पुलिस वालों को ये ताकत है कि उसको वहीं से छोड़ दें। जब वो वारंट को एग्जीक्यूट करने गए हैं, जैसे ही अरेस्ट करेंगे, जैसे ही अरेस्ट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनके पास अधिकार है कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो वारंट में लिखी है, बॉन्ड के बारे में, श्योरिटी के बारे में, उसको वहीं के वहीं छोड़ दें। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 76 के अंदर हमने दो बातें सीखी हैं। पहली बात, हर एक व्यक्ति जिसका अरेस्ट होता है वारंट के आधार पर, उस व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है जल्दी से जल्दी बिना देरी करे। पर अगर वारंट ऐसा है कि उसमें कंडीशंस बताई गई हैं,
ऐसी कंडीशंस जैसे कि बॉन्ड देना या श्योरिटी देना, अगर वो कंडीशंस पूरी हों तो उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास पूरी अधिकार है कि उस व्यक्ति को वो छोड़ दे। वहीं पे ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात हम सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। सभी को क्लियर है? वजीहा, sir. स्वागता, श्रेय, सलीम, पूनम, ऑल गुड बच्चे? हाँ जी सर, गुड यस सर। सर। ठीक है, ऑल गुड सर। चलो बहुत बढ़िया है। अब बस एक बात है, हमने तो ये बोल दिया कि बिना किसी देरी के लेके जाना है, पर वही बात है, एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है। ये हमने बात पहले भी पढ़ी है कि ज्यादा से ज्यादा, इस बात को मैंने पहले भी बहुत एम्फेसाइज किया था, जो मैक्सिमम लिमिट है समय की, जिस समय के अंदर अंदर किसी भी पुलिस वाले को जिसने अरेस्ट किया है वारंट के तहत उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, वो है बच्चे 24 घंटे। वैसे तो जल्दी से जल्दी लेके जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाओ, पर किसी भी स्थिति में 24 घंटे से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कानून है। पर ये जो जब 24 घंटे काउंट करेंगे, ये मैक्सिमम लिमिट जब भी काउंट करेंगे, इसमें वो समय काउंट नहीं होगा जो भी समय सफर करने में या फिर जर्नी करने में गुजरा है। अब मानो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वारंट के तहत, वो कहीं दूर था, अब उसको वहां से लेके आएंगे, जर्नी का टाइम लगेगा, तो वो सब इस 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। उसको छोड़ के मैक्सिमम लिमिट, जर्नी का टाइम छोड़ के मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 24 घंटे की। 24 घंटे के भीतर भीतर अंदर ही अंदर आपको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। वैसे तो कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा इट इज 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नीडेड फॉर जर्नी, जर्नी वाला टाइम को छोड़ के। चलो अब ये वाली बात हो गई। अब आ जाओ बच्चे हमारे मेन प्रोविजन पे, जो है हमारा सेक्शन 77 और सेक्शन 78। सेक्शन 77 भी बड़ी ही सीधी, बड़ी ही सिंपल, पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। ठीक है, इस बात को हमको बड़ा ध्यान से समझना है। हमारा सेक्शन 71 बताता है कि हमारा कोई भी वारंट कहां पे एग्जीक्यूट हो सकता है। ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी वारंट कहां पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमारा सेक्शन 77 कहता है कि कोई भी वारंट हो जिसके तहत अरेस्ट करा जाना है किसी भी व्यक्ति का, उसका एग्जीक्यूशन बच्चे किसी भी जगह हो सकता है भारत में, पूरे भारत में। पूरे भारत का जितना भी क्षेत्र है, याद है मैंने आपको कॉन्स्टी पढ़ाया था, आर्टिकल 1, उसमें बताया था टेरिटरीज ऑफ इंडिया मतलब क्या, जो स्केड्यूल 1 में लिखी है, सारे स्टेट्स की टेरिटरीज, सारी यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरीज। तो वो जितना भी भारतीय क्षेत्र है पूरा, उस पूरे क्षेत्र में कोई भी वारंट के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात पता चल रही है कि बच्चे जब वारंट इशू करने की बात आती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बड़ी टेक्निकल बात है ये। जब भी कोई वारंट इशू करने की बात आती है, ये कोर्ट के सामने सवाल आता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू करना जाना चाहिए या नहीं। तो वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बन रहा होता है। वो कैसा परिस्थिति में होगा कि उस व्यक्ति ने उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई अपराध किया है, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई चोरी करी है, रेप किया है, मर्डर किया है। ठीक है, अगर किसी कोर्ट का किसी व्यक्ति के ऊपर जुरिस्डिक्शन बनता है तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर सकता है। ये तो बात हो गई इशू करने की। जब बात आती है वारंट इशू करने की, तब हम देख रहे हैं कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस व्यक्ति के ऊपर है या नहीं। एक बार जब वारंट इशू हो गया, जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन पे कोई भी जुरिस्डिक्शन वाला कानून लागू नहीं होता है। एक बार वारंट इशू हो गया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसका एग्जीक्यूशन उस जगह पे भी हो सकता है जहां पे उस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होती है, बल्कि उसके बाहर भी हो सकता है, उस राज्य में भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है। पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में उस वारंट का एग्जीक्यूशन हो सकता है। उसके बारे में कोई लिमिट नहीं है कि कोर्ट अपने वारंट का एग्जीक्यूशन केवल और केवल अपनी ही जुरिस्डिक्शन में
या अपनी ही स्टेट में या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में करा सकती है, नहीं। एक ऐसा वारंट जो दिल्ली में इशू हुआ है उसका एग्जीक्यूशन तमिलनाडु में हो सकता है। एक ऐसा वारंट जो कोलकाता में इशू हुआ है उसका एग्जीक्यूशन बंबई में हो सकता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे बच्चे? Sir, जी बच्चे। sir, without following any set of procedures. विदाउट फॉलोइंग एनी सेट ऑफ प्रोसीजर्स। अब बात आते हैं कि वही डिटेलिंग। बच्चे जब भी ऐसी स्थिति आती है, अब मैं प्रैक्टिकलिटीज की तरफ ले जा रहा हूं मैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है कि एक वारंट हमको एग्जीक्यूट कराना होता है किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे स्थान पे, मानो कोई एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोलकाता के कोर्ट ने वारंट जारी किया है, उसने वहां पे कोई अपराध करा है, अब वो बंदा भाग के बॉम्बे आ गया। अब देखो कितना खराब चीज होगी कि अगर कोलकाता से पुलिस वाले आए बेचारे, बॉम्बे तक खर्चा करें, फिर उसको पकड़े, फिर उसको वापस लेके जाएं। कितना कितना इलॉजिकल है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, और उस कोऑपरेशन के आधार पे क्या पढ़ाया था मैंने, अभी पढ़ाया ना आपको 2 सेक्शन पहले, कि पुलिस वाला किसी दूसरे पुलिस वाले को ये पावर दे सकता है कि वो उसके बिहाफ पे किसी वारंट को एग्जीक्यूट कर दे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला कि वो 2 पुलिस वाले एक ही स्टेट के होने चाहिए। तो कोलकाता की पुलिस का कोई ऑफिसर बॉम्बे की पुलिस का किसी ऑफिसर को बिल्कुल एंडोर्स कर सकता है कि भाई ये व्यक्ति आपके ही जुरिडिक्शन में घूम रहा है, यहां से भाग गया है, इसको जरा पकड़ना है इस वारंट के तहत। क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो इंटर रिलेशन? Yes, sir. अब देखो 2 बातें हैं, बहुत क्लियरली समझना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकलिटीज समझेंगे, पहले कानून को समझ लो। कानून क्या कह रहा है, देखो इस बात को, ये बात बड़ी सिंपल साउंड हो सकती है पर इतनी सिंपल है नहीं, ठीक है, समझ के ही जाना है। मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, मानो ये बच्चे कोई, मानो ये कोर्ट है, ठीक है, ये एक कोर्ट है। इस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, जहां पे इसका लोकल लिमिट्स है, मानो वो ये है, इस लोकल लिमिट्स में इसके अंदर आती है, ठीक है। अब मानो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस जुरिस्डिक्शन के अंदर, जो इस कोर्ट के अंदर आती है, इसने कोई यहां पे आके क्राइम कर दिया, ठीक है, मानो किसी का मर्डर कर दिया इस जुरिस्डिक्शन में आके। अब इस कोर्ट के विद इन जुरिस्डिक्शन में ये क्राइम हुआ है, तो इस कोर्ट के पास पूरी ताकत है इस क्राइम को देखने की। अब इस कोर्ट ने जब वारंट इशू किया है इस व्यक्ति के खिलाफ, तो किस आधार पे किया कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है इस क्राइम के ऊपर जो इस व्यक्ति ने किया है। तो जब वारंट इशू हो रहा था तो यह सवाल बिल्कुल पूछा जा रहा था कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है उसका उस केस के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर जुरिस्डिक्शन बनता था या नहीं। ये बच्चे बात है जब वारंट इशू हो रहा है। अब परिस्थिति क्या है, एक बार वारंट हो गया है बच्चे इशू, जब ये वारंट एक बार इशू हो चुका है इस व्यक्ति के खिलाफ, अब ये इस जुरिस्डिक्शन से भाग के दुनिया की किसी भी जुरिस्डिक्शन में जाके बैठ जाए, मानो यहां आके बैठ जाए, ये वारंट इसका वहां तक पीछा कर सकता है, और इस वारंट के आधार पर इसको पूरे देश के अंदर कहीं पे भी दबोचा जा सकता है, कहीं पे भी अरेस्ट किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। मैक्सिमम लिमिट क्या है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द एंटायर कंट्री, पूरा देश। अब बताओ मुझे सभी लोग बच्चे, क्या समझ में आ रहा है ये जो आप देख रहे हो अपने सामने? Yes, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. slide को केशव दोबारा समझ में आ रहा है, ज्योत्सना समझ में आ रहा है, अरे स्वागता? स्लाइड को दोबारा सर। ठीक, समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे बच्चे वाई टाइप करते रहो जिससे मुझे पता चलता रहेगा आपको समझ में आ रहा है। जी लोपा कुछ कह रहे हो आप? सर जी सर स्लाइड को दोबारा सर बता दीजिए सर। हाँ मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। स्लाइड तो वैसे मिल जाएगी आपको, बस इसमें इतनी सी बात की है कि कोई भी तो वारंट है सर वो जो सर जो एग्जाम्पल देके आप डायग्राम करके समझाया
वो हाँ ये रहा ना बच्चे, ये कोर्ट sir, है, इसका दोबारा। यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे इसने अपराध किया है, क्योंकि इसने इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अपराध किया है तो इसके पास पावर है कि वारंट इशू कर सकती है। जैसे इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हो गया, अब ये व्यक्ति भाग के कहीं भी छुप जाए, जब तक ये भारतीय क्षेत्र में है, इंडियन टेरिटरी में है, इसके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा, जो बड़ी बड़ी वैसी क्रिमिनल डॉन टाइप की पिक्चर्स होती हैं, कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसे क्या क्या गाइडेंस देते हैं सब लोग मूवीज में, कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। क्यों? क्योंकि देश के अंदर तो आपको कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है वारंट के आधार पर, देश छोड़ दो, क्योंकि विद इन टेरिटरीज तो आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो, कितना भी छुप लो। तो यही सेक्शन है बच्चे जो ये ताकत देता है। सर एक जनरल क्वेश्चन है हाँ। कि जैसे वारंट एग्जीक्यूट हुआ, अरेस्ट हो गया उसका वहां पर, तो सर अगर वो बेल के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसे अपने जहाँ पे वारंट जहाँ से कोर्ट ने इशू किया है, जिस कोर्ट ने, उस कोर्ट के पास ही बेल के लिए अप्लाई करना होगा, या वहां बिल्कुल। जहां पर है वो वहां पे भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल, जो बेल का कॉन्सेप्ट है वो जुरिस्डिक्शन पे ही डिपेंड करता है, उसे वहीं अप्लाई करना पड़ेगा जिस कोर्ट के सामने उसका केस चल रहा है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। चलो। अब एक बच्चा पूछ रहा है यूट्यूब पे, सर अगर देश से बाहर भाग जाए तो ऐसा क्या होगा? अब बच्चे वो फिर पूरी दूसरी दुनिया है, इंटरनेशनल लॉ की पूरी दूसरी दुनिया है। अब उस देश से हमारे संबंध क्या हैं, उससे क्या क्या हमारी ट्रीटीज हैं, क्या उस ट्रीटीज के अंदर हमने एक दूसरे को ये ताकत दे रखी है कि एक दूसरे के अपराधियों को हम एक्सचेंज करेंगे, वो बिल्कुल है, उसका सीआरपीसी से कोई लेना देना नहीं है। सीआरपीसी की बात यहीं पे खत्म हो जाती है जब तक वो भारत में है। वहां तो सर एक्स्ट्राडिशन का लॉ लागू होगा ना? हाँ, और हाँ। वो एक्सट्रेडिशन, वो बच्चे हर एक देश के साथ अलग स्थिति है। यस सर, डिपेंड करता है ना कि वहां पे भी वो क्राइम है या नहीं है, ये भी तो बिल्कुल है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग ही कॉम्प्लिकेशन है, कभी हाँ। इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। यस सर। अब बच्चे आज के एजेंडा का हमारा जो आखिरी सेक्शन है दैट इज सेक्शन 78। ये थोड़ा सा बड़ा है पर बड़ा ही सिंपल है, जैसे हमने अभी तक सेक्शन पढ़े ना बड़े सिंपल थे, वैसा ही है, तो बिल्कुल घबराना मत इसका साइज देख के। बच्चे कोई भी वारंट को फॉरवर्ड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए जुरिस्डिक्शन से बाहर। अब देखो क्या स्थिति है, जब कोई भी वारंट जिसका एग्जीक्यूशन होना है, अगर उसको जिस कोर्ट ने उसको इशू किया है उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर उसका एग्जीक्यूशन होना है, तो ऐसा कोर्ट चाहे तो इस ऐसे वारंट को किसी पुलिस वाले को जो उसकी खुद की जुरिस्डिक्शन में है, ऐसे पुलिस वाले को भेजने के बजाय किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज दे, या फिर किसी डीएसपी को भेज दे, या फिर किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दे जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति जाके छुप के बैठा हुआ है। देखो सेक्शन 77 का कंटिनेंस ही है बच्चे, ये क्या कह रहा है, जब कोर्ट वारंट इशू कर रहा है उस समय पे उसे पता है कि ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ वारंट इशू हो रहा है ये मेरी लोकल लिमिट्स में है नहीं, ये भाग गया है कहीं पे, और अगर कोर्ट को पता है कि कहां पे भाग गया है तो कोर्ट एक और चालाकी कर सकता है, वो ये कर सकता है कि इस वारंट को किसी अपने पुलिस वाले को देने के बदले, अपने जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस वाला है उसको देने के बदले किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या डीएसपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दे एग्जीक्यूशन के लिए, जिनकी जुरिस्डिक्शन में जाके वो बंदा छुप के बैठा। देखो दो स्थिति हैं, दो स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है जिनको आपको समझना है। ठीक है, मानिए बच्चे ऐसी स्थिति हो जाती है कभी भी, ये हमारा कोर्ट है, ये हमारे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, अब यहाँ पे कोई क्राइम करके ये वाला व्यक्ति गायब हो गया है। अब ये जो गायब हो गया है इस बात की जानकारी कोर्ट को है कि अब ये हमारे एरिया में है नहीं, अब कोर्ट को करना है वारंट इशू। तो अगर ये आम तौर पर वारंट इशू करेगा, जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेगा, तो क्या करता है ये वारंट इशू करता, अपने ही जुरिस्डिक्शन में किसी पुलिस वाले को बोलता कि इसका एग्जीक्यूशन कराओ, फिर पुलिस वाले को तो वो व्यक्ति मिलता नहीं, फिर वो क्या करता कि उस पुलिस वाले से कनेक्ट करता जहां पे भी वो छुप के बैठा होता, किसी और को रिक्वेस्ट करता। कोर्ट कह रहा है, ये जो हमारा सेक्शन है वो ये कह रहा है कि इतना सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट को ही ये ताकत दे रहा है कि अगर वो चाहे तो ये वारंट किसी ऐसे पुलिस वाले को ना भेज के जो उसकी जुरिस्डिक्शन में है,
किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दे जो कि या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या फिर डीएसपी हो, या फिर कमिश्नर। इनमें से तीनों में से किसी को भी भेज दे। कौन सा कमिश्नर, कौन सा डीएसपी और कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये जो व्यक्ति है क्राइम करके छुपा हुआ है। किसी अपनी टेरिटरी के अंदर, अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर किसी पुलिस वाले को बोलने के बदले किसी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली क्यों ना बोल दे जहां पे कोर्ट को लगता है कि वो छुपा हुआ है। ये एक आसान तरीका है। यहाँ पे 2, 3, 4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट से बढ़िया सीधा एक बंदा है कि इस बंदे को हमने डायरेक्ट कर दिया है। पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीधे तौर पर, यहाँ पे तो पुलिस ऑफिसर लिखा है। अपनी जुरिस्डिक्शन में जब हमको वारंट इश्यू करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, वहां पे तो हमको कोई बताया नहीं है कि उस पुलिस वाले की क्या पद होना चाहिए, क्या पोस्ट होना चाहिए, बस पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है। ये सवाल कल भी उठा था। पर जब हम किसी और के जुरिस्डिक्शन में भेज रहे हैं उस वारंट को एग्जीक्यूशन के लिए, तब हमने 3 स्पेसिफिक पदों की बात करी है, 3 स्पेसिफिक पोजीशन की बात करी है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मैंने आपको इसका मतलब बहुत बार बता चुका हूं सेक्शन 20 के अंदर। क्या होता है बच्चे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? डीएम। और भी होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। कौन कौन से लोग आते हैं बच्चे? एसडीएम सर आ जाएंगे सर, सब डिवीजन सर डीएम, एसडीएम, एसडीएम आ जाएंगे, एडीएम आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे सारे लोग जो एग्जीक्यूटिव साइड पे हैं, जिनका कानून एग्जीक्यूट कराने का काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गए, या बाकी के जो लोअर केडर्स के हैं, तो वो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। या फिर जो डीएसपी है उसको भेज रहे हैं, या फिर कमिश्नर को भेज रहे हैं। आप तीनों लोग देख रहे हो, तीनों अच्छे पद वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को वारंट भेजा जा रहा है कि आप एग्जीक्यूट कराओ। तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी कि वारंट जब यहां से जाएगा और जब इन लोगों के पास पहुंचेगा कि आपको वारंट एग्जीक्यूशन कराना है, फिर आगे क्या कहानी होगी, इन लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए? जिस भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर डीएसपी के पास या कमिश्नर के पास ऐसा वारंट आया है किसी भी कोर्ट की तरफ से कि आपकी जुरिस्डिक्शन में हमारा ये क्रिमिनल छुप के बैठा है, इसको अरेस्ट करो, तो ये इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी बच्चे। उसको करना ही होगा, उसकी चॉइस नहीं है, उसको करना ही होगा। क्या करना होगा कि उस पे अब जो भी उसके पास वारंट आया है उस पे सबसे पहले तो अपना नाम लिखेगा, खुद का नाम लिखेगा, और साथ ही में उसको फिर एग्जीक्यूटिव कराएगा। जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में लोग हैं उनके सहायता से उसको खुद भी एग्जीक्यूट कर सकता है जाके, खुद भी अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति को जाके, या किसी जूनियर पुलिस ऑफिसर को भी बोल सकता है जो उसके बिहाफ पे उसको अरेस्ट करे। ठीक है, तो क्या स्थिति है ऐसे समझो। पहले मुझे देख के समझ लो, फिर मैं डायग्राम देख के समझा। जी पिछला स्लाइड एक बार खोल दिए तो, पिछला स्लाइड। एक सेकंड बचे, देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो। बच्चे, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई कोर्ट वारंट इशू कर रहा है और वारंट इशू करते वक्त ही उसे यह अंदाजा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू किया जा रहा है वो उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर मौजूद नहीं है, वो कहीं भाग गया है, ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास ये ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो, बाध्यता नहीं है, ऑप्शन है, में लिखा हुआ, अगर कोर्ट चाहे तो उस वारंट को अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर किसी पुलिस वाले को देने के बदले किसी डीएसपी, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भेज दे जिसके जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति भाग गया है, जिसकी लोकल लिमिट्स में वो व्यक्ति भाग के छुपा हुआ है। अब जब ये वारंट ऐसे डीएसपी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर के पास आएगा, उसकी ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसे उस वारंट का एग्जीक्यूशन कराना ही कराना पड़ेगा। अब कैसे कराएगा? सबसे पहले तो वो अपना नाम लिखेगा उस वारंट पे, क्योंकि अब उसी के नाम से वो वारंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उस कोर्ट की तो चलती नहीं है, उस कोर्ट का तो लोकल जुरिस्डिक्शन कहीं और पे है, यहाँ पे तो इस व्यक्ति की चलती है ना, जिस व्यक्ति के पास वारंट आया है। तो सबसे पहले तो ये अपना नाम लिखेगा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, मेरी पावर के अंदर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब फिर इसके बाद वो चाहे तो खुद पर्सनली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, खुद जा सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए, या फिर किसी भी पुलिस वाले को बोल सकता है कि वो उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर दे,
काम पूरा कर दे, और जैसे ही वो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी फिर वो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको अरेस्ट करके भेजा जाएगा वापस, वो जो भी होगा वो अलग एक स्थिति है। पर सबसे नोटेबल पॉइंट ये है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए जिस पे कभी गलत मत करना, कि कोर्ट के पास तो मर्जी है कि वो डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर के पास भेजे या ना भेजे ऐसे वारंट को, पर एक बार अगर वारंट भेज दिया है फिर ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर डीएसपी है या जो कमिश्नर है, इसकी जिम्मेदारी है, उसको वो करना ही करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, वो उसको एग्जीक्यूट करने से मना नहीं कर सकता है। अब बताइए क्या बच्चे हम समझ पा रहे हैं सेक्शन को? सर जी बच्चे। सर इसमें लिखा है कि फॉरवर्डेड इट बाय पोस्ट, यानी कि डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल डाक के द्वारा भेजी जा सकती है, और आमतौर पर देखो यहाँ पे ऐसे जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट होना है उसको डाक नहीं भेजी जा रही है। समझो, इस बात को समझो। अगर आपके दिमाग में वो वाली चीज आ रही है कि सर हम वारंट का एग्जीक्यूशन करा ले रहे हैं क्या पोस्ट के तहत, जो हम सम्मन में हमने बात पढ़ी थी ना कि सम्मन का एग्जीक्यूशन हो सकता है पोस्ट के तहत, कुछ सिचुएशन में विटनेस के खिलाफ हो सकता है या फिर किसी कंपनी के खिलाफ हो सकता है। यहाँ पे वो वाली स्थिति नहीं है बच्चे। यहाँ पे ये जो पोस्ट करा जा रहा है वारंट एक कोर्ट के द्वारा ऐसे डीएसपी को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ये किसी डीएसपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है ना, उस व्यक्ति को नहीं भेजा जा रहा जिसके खिलाफ वो असल में वारंट है। इसलिए कोई परेशानी नहीं है, पोस्ट के तहत भेजा जा सकता है। और आमतौर पर सबसे अच्छा एविडेंस होता है बच्चे पोस्ट। अगर मुझसे आप प्रैक्टिकली पूछोगे ना, पोस्ट कर दिया, उसकी जो स्लिप मिल गई उसको फाइल में लगा दिया, काम खत्म आपका। वैसे पोस्ट के अलावा अगर किसी और तरीके से चाहे और तरीके से भी कर सकता है, मर्जी है कोर्ट की। ठीक है, Can we see the next slide? नेक्स्ट स्लाइड बच्चे। हाँ ये लीजिए बच्चे। बाकी बच्चे बताइए, क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को? समझ में आ रहा है आपको ये सेक्शन? जी बच्चे। सेक्शन 77 और 78 में हमने पढ़ा कि जब वो उसकी दूसरे जुरिडिक्शन में चला जाता है। सर अगर सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है, सर उस केस में क्या होगा सर? उस कैसे केस वारंट हाँ, को करेंगे एग्जीक्यूट? बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन बिल्कुल होती है कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे जो हमने ये जो सेक्शन पढ़ा है 78, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल एक ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या एक ही डीएसपी को या एक ही जगह के कमिश्नर को भेजा जाएगा। कोर्ट एक साथ एक से ज्यादा जगह के कमिश्नर्स को, एक से ज्यादा जगह के डीएसपी को, एक से ज्यादा जगह के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ये डायरेक्शन दे सकता है। बट वही है कि उसके दिमाग में भी कोई आधार होना चाहिए, उसके पास भी कोई रीजन होना चाहिए कि ये व्यक्ति वहीं छुपा हुआ है। ऐसे ही नहीं कि अंधेरे में तीर चला रहे हो, फिर तो आप किसी का समय बर्बाद कर रहे हो। यस सर, और चांसेस है कि कहाँ वो जा सकता है। हाँ, और वो डिपेंड कैसे पता चलेगा, आप खुद सोचो। उसकी फैमिली, यस सर, हाँ कहाँ वो नॉर्मल रहता है, कहाँ बिजनेस करता है, इस आधार पर सर डिसाइड। फिर उसको भागा, हाँ बच्चे, उसे बारी बारी भागा से। सर नहीं समझ में आया बच्चे, बचिया? सर मैं ये बोल रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये जो बंदा जिसके खिलाफ सर वारंट जारी किया गया है वो अपने ही एरिया में हो और सर किसी ने झूठ बोल दिया हो या उसने बुलवा दिया हो, या फिर हो सकता है सर कि कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हो कि वो दूसरी जगह चला गया। तो सर जब दूसरे उनको हम हमारे जो कोर्ट है सर वो उनको भेजते हैं वारंट और उनको बोलते हैं, तो सर वो कैसे ढूंढेंगे जब उनके एरिया में है ही नहीं, वो हमारे एरिया में फेल हो बैठा है, जाएगा तो ऐसी तो कंडीशन। हाँ फेल हो जाएगा तो वो रिपोर्ट कर देंगे कि हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी पर हमें मिला ही नहीं। सर लेकिन जो अपराधी है वह अगर ओके ट्रेवल सर। करता है एक से दूसरे स्थान पे तो उससे न्यायालय भागा हुआ अपराधी घोषित कर सकता है, कर जो सकता है, कि भागा हुआ अपराधी किसी को भी घोषित कर सकता है। उसके लिए हमारा जो अभी प्रावधान है सीआरपीसी के 82 काफी काम आता है ऐसी स्थिति में, तो उसके आधार पे बिल्कुल कर सकता है बच्चे। सर एक कंफ्यूजन है यहाँ हाँ। पर। आपने डीएसपी बोला था सर, ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है या फिर? हमारी पुलिस तो सर डीएसपी तो सर दो होता है ना, मतलब डीएसपी तो डेप्यूटी हम बोलते हैं उनको, और जिले के जो होते हैं वो तो एसपी कहलाते हैं। तो सर नहीं, यहाँ पे डीएसपी कौन है? यहाँ पे जो डीएसपी का मतलब है वो है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये ओके। जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो हेड होता है, मैं कह रहा हूँ ना ये हाँ हाँ तीन बहुत सीनियर हाँ, लोग हैं। यस सर। तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो पुलिस का हेड होता है उसको बोलते हैं ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और कमिश्नर कौन होता है? जो पूरे स्टेट लेवल पे होता है। यस सर। ठीक है, चलो चलो बच्चे, ये हमारा हो गया। अब आगे देखो,
अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बस इतनी कहानी है, अभी बस एक कुछ जिम्मेदारियां और हैं, और यहाँ पे जिम्मेदारियां उसकी हैं जो कोर्ट इश्यू कर रहा है वारंट, दूसरे जुडिक्शन में जो भेज रहा है, जो ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज रहा है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। ये कहता है कि जो भी कोर्ट ऐसा वारंट इश्यू कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो वारंट के साथ साथ क्या क्या भेजेगा, वो सारी जानकारी भेजेगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका अरेस्ट होना है। ऐसा थोड़ी ना हवा में कि फलाना व्यक्ति उसका अरेस्ट कर लेगा भाई साहब, ऐसा नहीं, बताना पड़ेगा ना वो कैसा दिखता है, उसने किया क्या है, सारी स्थिति, उसका फोटो, उसकी डिटेल, सारी सिचुएशन भेजनी पड़ेगी। और अगर कोई आपके पास, कोर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि वो कैसा दिखता है, या फिर उसका पता क्या है, या फिर कैसे लोगों से जुड़ा हुआ है, जो भी मतलब मदद कर सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की या डीएसपी की या फिर कमिश्नर की उस व्यक्ति को अरेस्ट करने में, ऐसी सारी चीजें कोर्ट जो है वो वारंट के साथ भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक इसमें आखिरी बात है जो यहां पे लिखी हुई है सेक्शन 81 के बारे में। मैं बच्चे उस पे जानबूझ के नहीं जाऊंगा आज मैं आपको यहीं रोक दूंगा, ये सेक्शन को मैं ऐसे ही लेके आऊंगा अगली क्लास में हमारे, जब हमारी सीआरपीसी की हो। इसमें बच्चे एक छोटा सा जिक्र है सेक्शन 81 के बारे में, और सेक्शन 81 जो हमको नेक्स्ट क्लास में कवर करना है, उसमें सिचुएशन को ज्यादा अलग नहीं है, उसमें बस ऐसी सी स्थिति हो जाती है जब बेल की बात आ जाती है। पर अभी उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा, अभी वो लेवल पे हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि हम अभी 78 पे हैं, 79 80 करना है हमको, तब 81 पे जाएंगे। तो आज मैं जिस पॉइंट पे आप लोगों को, आप सभी लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, वो पॉइंट बच्चे ये है कि अगर कोई कोर्ट चाहे, अगर कोई हमारा कोर्ट ऐसी स्थिति में हो जो वारंट इशू कर रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, और उसे लग रहा है कि उसके जुडिक्शन में वो बंदा नहीं है, उसके पास ये चॉइस है, वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को या कमिश्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि वो वारंट को एग्जीक्यूट करा दे उसके बिहाफ पे, और वो जो डीएसपी है, वो जो कमिश्नर है और वो लोग हैं, उनको उसको एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा, एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। और जब ये जो व्यक्ति वारंट भेज रहा है उस व्यक्ति के पास, ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, उस वारंट के साथ साथ जो भी चीजें जरूरी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, उस वारंट के साथ ही भेजेगा। मैं इतनी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे सेक्शन 78 के साथ छोड़ रहा हूं। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है बच्चे? सर जी Yes, तो sir. नोट्स में थोड़ा जगह खाली छोड़ दें। हाँ, नोट को वहीं रोक दो, क्योंकि मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, पर पहले आपको 81 पढ़ाऊंगा, पहले आपको 79 और 80 पढ़ाऊंगा, फिर 81 पढ़ाऊंगा, तब ये बचा हुआ पार्ट बताऊंगा। 4-5 लाइन छोड़ने से हो जाएगा ना सर? हाँ, 4-5 लाइन बहुत है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? वचिया, स्वागता, श्रेय, सलीम, पूनम, लोपा, केशव, ज्योत्सना, ऑल गुड बच्चे? No, अभिनय? sir. Yes, sir. Yes, Good. Clear, sir. good. चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जुड़े जुड़े से सेक्शंस पढ़े हैं, और ये रिवीजन का काम क्या है, आप लोग अपने नोट्स क्रॉस चेक कर लो, कहीं कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया आपके नोट्स में और आपके दिमाग में, तो ध्यान से देखना बच्चे। हाँ, तो सबसे पहले आ जाओ बच्चे सेक्शन 71 पे, सेक्शन 74 पे। सेक्शन 74 कहता है कि वारंट जो है किसी पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर दिया गया है, वो पुलिस वाला चाहे तो किसी और पुलिस वाले को बोल सकता है कि वो उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर दे, बट उसे उसके लिए बस नाम लिखना पड़ेगा उसका वारंट पे। ठीक है, जो भी वारंट के अंदर दी हुई जानकारी है वो बतानी पड़ेगी आपको उस व्यक्ति को जिसका आप अरेस्ट कर रहे हो, अगर वो मांगेगा तो उसको वारंट भी दिखाना पड़ेगा। ये सेक्शन 75 है। सेक्शन 76 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अरेस्ट किया गया है वारंट के आधार पर, उसे जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने लेके आना है, और किसी भी कीमत में 24 घंटे के अंदर लेके आना है। पर अगर ऐसी स्थिति है कि उस पे उसी वारंट के अंदर जिसके अंदर अरेस्ट किया गया है, उसमें उसको छोड़ने वाली बात भी लिखी हुई है कि उसको छोड़ दिया जाए अगर वो बॉन्ड वगैरह दे, ऐसी स्थिति में उसको छोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके आने की जरूरत नहीं है। वारंट के जहां तक एग्जीक्यूशन की बात है बच्चे, उसको पूरे भारतीय क्षेत्र में, पूरी टेरिटरी में, किसी भी कोने में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा बात करता है सेक्शन 77। और सेक्शन 78, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी वारंट का एग्जीक्यूशन
किसी दूसरी जुरिडिक्शन में कराना हो तो कोर्ट के पास ये मर्जी है, ये चॉइस है कि वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भेज के उसका एग्जीक्यूशन करा सकती है। इन लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, और इस वारंट के साथ जो भी जरूरी जानकारी है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, उनको भी भेजेगा कोर्ट। ठीक है, अब आ जाओ बच्चे आज के केस पे। सर जी बच्चे। 74 में जो आपने बताया वारंट वाला केस, जब वो एग्जीक्यूट करेगा, फॉरवर्ड करेगा किसी दूसरे व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को, तो दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम उसमें लिखना होगा सर ना, जिसको वो हाँ, फॉरवर्ड कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यस सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है सर। ठीक, अब आ जाओ आज के केस पे। आज का केस बच्चे थोड़ा सा एनालिटिकल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं जो, वही मैंने बोला ना, मैं एक ऐसा केस चूज करके लाया हूं आज जो कॉन्स्टी और सीआरपीसी की फाइट दिखाता है, सिचुएशन दिखाता है कि कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि 2 कानूनों में आप लड़ाई हो जाए, तो तब क्या करना है और कैसी स्थिति आ सकती है कोर्ट के सामने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो उस स्थिति में आने के लिए कि उस पर आप कमेंट कर पाओ, पहले तो फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इस केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस केस के डिसीजन की तरफ। ठीक है, तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस केस का नाम है बच्चे एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन। ये बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के राइट्स के लिए काम करती है। इसका शॉर्ट फॉर्म है EEVFAM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2016 का केस है, ज्यादा पुराना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ही। पर ये जिस चीज से डील कर रहा है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ध्यान से सुनना। इस केस में हुआ क्या है बच्चे, एक रिट पिटीशन फाइल करी गई है आर्टिकल 32 के अंदर। मैंने आपको कल ही बताया था, आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी व्यक्ति रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। तो हम पहुंचेंगे जल्दी। तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन फाइल करी गई है, ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है हमारे देश में। और किस आधार पे बोला गया है, ये बोला गया है कि कई लोगों को जान से मारा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में मारा जा रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी फैमिली जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी फैमिलीज को जो रिलीफ दिया जा रहा है वो बस पैसे का रिलीफ है। तो यहाँ पे 2 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये जो लोगों को जान से मारा, अभी मैं बताऊंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये जो जान से मारा जा रहा है लोगों को, उसके बारे में क्या किया जा सकता है, और अगर जो लोग मर चुके हैं ऑलरेडी उनकी फैमिलीज को कैसे रिलीफ पहुंचाई जा सकती है। ये 2 आधार हैं इस केस के। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस रिट पिटीशन में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे मणिपुर की पुलिस है और जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं वहां पर, और फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, नकली एनकाउंटर कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर करके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मासूम है। ये बातें बच्चे रिट पिटीशन में लिखी हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। रिट पिटीशन में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि मणिपुर की जो पुलिस है और जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारे देश की, वो अपनी मनमानी कर रही हैं और मणिपुर में ऐसे ही मासूम लोगों को मार रही हैं। और यहां तक स्थिति है कि यहां तक खराब स्थिति हो गई है कि ये जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, और वो बुरी तरीके से भटक रहे हैं। और यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। इस रिट पिटीशन में 1528 केस ऐसे लिखे गए हैं, 1528 ऐसे केसों की बारी बताई गई है जिसमें ये रिट पिटीशन बोल रही है कि ऐसे लोग हैं जिनको फेक एनकाउंटर्स में मारा गया है। मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली, बिना किसी उनके दोष के उनकी हत्या करी गई है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा और आर्मी के द्वारा। देखो बड़ा बड़ा खतरनाक केस है। दूसरी तरफ जो हमारी स्टेट है जो डिफेंड कर रही है इसको, वो कह रही है कि ये जो लोग हैं, ये जो एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं रिट पिटीशन के अंदर, ये कोई आम लोग नहीं है, ये कोई मतलब दूध के धुले हुए लोग नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, और ये लोग हमारे इस मणिपुर में आतंक मचाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि वो अपने अलग राज्य की डिमांड करें और भारत से अलग हों। तो इसी एम से वो, उनके पास सब कुछ रहता है, उनके पास हथियार रहता है, उनके पास फंडिंग है, तो पूरी तरीके से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हैं। और इन लोगों को पुलिस ने कोई फेक एनकाउंटर्स में नहीं, बिल्कुल सही और सच्ची मुठभेड़ों में जान पर खेल के इनकी हत्याएं करी हैं।
इनको मारा है। ठीक है, एक बात, अब ये तो हो गई कहानी, ये तो हम न्यूज में देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको सीआरपीसी में क्यों पढ़ रहे हैं, अब उस बात पे आते हैं कि सीआरपीसी में इसको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई। रिट पिटीशन में बस एक बात लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों की हत्याएं हो गई और ये जितने भी परिवार वाले हैं जिनके परिवार वालों की हत्या हुई है पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, वो जब भी पुलिस स्टेशन गए एफआईआर लिखवाने के लिए, पुलिस ने उनकी एफआईआर तक लिखी नहीं। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट पे। अभी हम एफआईआर तक पहुंचे नहीं है, पर ब्रॉडली ये मैं आपको समझा दूं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया है पुलिस वालों के सामने और वो उसको रिपोर्ट करना चाहता है तो उसका ये बिल्कुल अधिकार है। और अगर पुलिस वालों को लगता है कि मोटे तौर पे जो भी बोला जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको आधार बना लेता है और एफआईआर रजिस्टर कर देता है। वो बोल रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, ये सारे के सारे जो 1528 केस हैं, एक केस में भी पुलिस ने हमारे हजारों चक्कर लगाने के बावजूद एक भी एफआईआर रजिस्टर करी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी सुनी नहीं, हमारे आधार पे एफआईआर रजिस्टर करी नहीं। अब जब एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करी तो वो हमारे कहने पे इंक्वायरी क्या करते कि इस व्यक्ति की हत्या क्यों हुई, कि वो सच में मिलिटेंट था या फिर उसको ऐसे ही कोल्ड ब्लड में मारा गया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ही क्यों जब उन्होंने एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करी है, क्योंकि एफआईआर तो सबसे पहली चीज है, एफआईआर हो जाती है तभी तो पुलिस कुछ करेगी। तो एफआईआर ही नहीं रजिस्टर हुई है। तो ये जो ऑब्जेक्शन लिया गया है रिट पिटीशन में, इसके खिलाफ जो हमारी सरकार है, जो अटॉर्नी जनरल साहब है, उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा आप एक बात समझिए, एफआईआर रजिस्टर की गई आपके कहने पे या नहीं की गई, ये पूरी तरीके से मामला हमारे सीआरपीसी का है और सीआरपीसी में सफिशिएंट प्रोविजंस बताए गए हैं कि अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी व्यक्ति के कहने पर पुलिस एफआईआर ना लिख रही हो, तो सीआरपीसी में उसके कई समाधान बताए गए हैं कि आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हो, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, बहुत ऑप्शंस बताए हैं। हम पढ़ेंगे, अभी पहुंचेंगे वहां पे, पहुंचने ही वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अटॉर्नी जनरल कह रहा है तो आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑप्शंस आपको सीआरपीसी में दिए गए हैं पहले से। अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, अगर आपकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, तो आप कानून को फॉलो करो और जो कानून कह रहा है उसको करो। अगर नहीं लिखी जा रही 154 के अंदर तो 156(3) के अंदर डालो, एसपी को कंप्लेन करो। अगर नहीं बन रही तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ 190 के अंदर। आप ये क्या सोच के आर्टिकल 32 के अंदर हमारे सामने आ गए? अगर हम इसको अलाउ करते हैं ऐसी स्थिति को, तो क्या होगा? कल को कोई भी व्यक्ति जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, वो सीआरपीसी को तो जला के फेंक देगा और वो आर्टिकल 32 के अंदर संविधान की किताब उठाकर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट कितने ऐसे केसों को सुनेगा? जब अटॉर्नी जनरल का जो आर्ग्यूमेंट है वो यही, जब किसी चीज के बारे में कानूनी प्रक्रिया बताई गई है तो उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करे बिना आप सीधे सीधे 32 के अंदर क्यों आ गए? क्या आप एसपी के पास गए? जवाब आया नहीं। क्या आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए? जवाब आया नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए? जवाब आया हाँ। ऐसा क्यों? आप एसपी के पास जाते, नहीं सुनते, समझ आती बात। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते, नहीं सुनते, समझ आती बात। ये तीनों पे ट्राई करने के बाद अगर आप तब आते आर्टिकल 32 के अंदर, तो एक बार को तो भी आपकी सिचुएशन समझ सकते थे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीआरपीसी आपकी मदद नहीं कर रहा, सीआरपीसी 3 ही ऑप्शन बता रहा है, आपके खत्म हो गए। पर आपने एफआईआर लिखवाई, पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी और आप आगे यहाँ पे मुंह उठा के 32 के अंदर सीधे दिल्ली, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो कह रहे ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट, ये सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा है, ये बहुत गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया। तो कल को कभी भी ऐसी परिस्थिति होगी, कोर्ट आदमी आ जाएगा सीधा सीधा और बोल देगा कि भाई मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे थे, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और आ जाओ। इसका जवाब भी दिया जब ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ना कि एफआईआर नहीं लिखी गई तो आपने बाकी की चीजें क्यों नहीं करी, उसका जवाब दिया इन लोगों ने जो रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं
कि मेरी एफआईआर ना लिखा जाना का मतलब है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। फंडामेंटल राइट वायलेट क्या हो रहा है? मेरे को सुना नहीं जा रहा, मेरे को जस्टिस नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल आ सकता हूं कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 32 कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो मैं क्यों जाऊं 156 के अंदर, क्यों जाऊं मैं 190 के अंदर? मैं नहीं जाता, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया उसी टाइम पे जब पुलिस वालों ने मना कर दिया। इसका जवाब अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप एक बात समझो, सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे हैं, आप एक बात समझो, अगर इस बात को हमने यहां पे सच मान लिया कि किसी व्यक्ति की अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो उसका फंडामेंटल वायलेट हो रहा है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं इस बात पे आर्ग्यू ही नहीं करूंगा कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हो रहा हो, पर फिर भी अगर हम ये बोल देंगे कि अगर ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है सीआरपीसी के अंदर उसको आप बाईपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो। ऐसी स्थिति में तो एक काम करना चाहिए हमको, 156(3) को खत्म कर दो और 190 को खत्म कर दो, क्योंकि उनका अब कोई काम तो रहा नहीं। एफआईआर नहीं लिखी जा रही, चलो 32 के अंदर। यही करेगा हर दूसरा आदमी, सबको अटेंशन चाहिए भाई, सब करेंगे यही, तो उनको हटा दो। कोई लॉजिक नहीं रह जाता, कोई पर्पस नहीं रह जाता। अगर आपका आधार फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन है एफआईआर ना लिखे जाने की वजह से, फिर तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों तरफ से बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और अटॉर्नी जनरल का जो आर्ग्यूमेंटेशन है वो बड़ा अच्छा है। बड़ा, अगर आपको स्किल देखना है तो इस केस को आप पढ़ना, आर्ग्यूमेंटेशन पढ़ना, बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट भी सोच में पड़ गया कि कैसे करें, कैसे डील करें, कैसी स्थिति, दोनों जगह परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात से शुरुआत करी और जैसे ही उन्होंने पहली लाइन बोली ना, हमें समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या है। तो मोटे तौर पे इशू क्या है कि क्या आर्टिकल 32 के अंदर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है अगर उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है 154 के अंदर? तो बिना सीआरपीसी के अंदर बाकी की जो ऑप्शंस दिए गए हैं बिना उनको एक्सरसाइज करके क्या सीधे सीधे आ सकता है? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने शुरुआत ही इस चीज से करी। कोर्ट ने कहा ये जो केस हमारे सामने आया है ना, ये जो आर्टिकल 32 के अंदर आया है, ये कोई आम केस नहीं है कि किसी के घर चोरी हो गई है और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, या किसी का मर्डर हो गया है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, कि किसी का रेप हो गया है किसी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ये कोई आम केस नहीं है। यहाँ पे जो एलिगेशन लग रहे हैं वो किसी आम व्यक्ति, रोड चलते व्यक्ति के खिलाफ नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे एलिगेशन स्टेट की पुलिस के खिलाफ और केंद्रीय सरकार की आर्मी के खिलाफ लग रहे हैं। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 5 व्यक्ति की बात नहीं है, 1528 व्यक्तियों की बात है। एक एफआईआर बनानी हुई है, 2 एफआईआर बनानी हुई है, 1528 एफआईआर बना हुई है। तो जब तक, वही मैं कह रहा था ना, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्ट के डिसीजन के लिए। कोर्ट कह रहा है कि जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक आपका ये जो आर्ग्यूमेंटेशन है ये खोखला है। आप जो कानूनी बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि अगर सीआरपीसी के अंदर प्रोसेस है तो उसको फॉलो होना चाहिए, तभी फिर किसी व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए। एक बोलते हैं, एक प्रिंसिपल भी होता है आर्टिकल 32 के अंदर, एग्जॉशन ऑफ ऑल पॉसिबल रेमेडीज। जो भी ऑप्शन है पहले उनको सबको इस्तेमाल कर लो, तब भी नहीं हो रहा है तब आना है 32 के अंदर, तो बिल्कुल अप्लाई होता है यहाँ पे। पर कोर्ट ने बोला इस केस को हम कोई आम केस नहीं मान सकते और ऐसी स्थिति को हम अपने सामने से लौटा नहीं सकते जब केंद्रीय आर्मी के खिलाफ, स्टेट पुलिस के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लग रहे हों और इतने बड़े पैमाने पे लग रहे हों। तो ये केस कोई एक आम केस नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का केस है। और कोर्ट ने बोला जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी और हमको चूज करना पड़ेगा आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सीआरपीसी के 156 और 190 या 154 में, तो हम ऐसी स्थिति में, ऐसे बैकग्राउंड में आर्टिकल 32 ही चुनेंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 एक अकेला एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे देश के सब कानूनों से ऊपर है। और सब कानून छोड़ो,
B.R. अम्बेडकर ने खुद अपने शब्दों में बोला है कि अगर वो किसी एक आर्टिकल का मेंशन करना चाहें जो उनके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय संविधान में, वो होगा आर्टिकल 32। 14 नहीं, 19 नहीं, 21 नहीं, 32, क्योंकि वही ताकत देता है हमारे नागरिकों को कि वो कोर्ट के पास जा सके, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सके। इस ताकत के बिना किसी भी अधिकार का कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल किसी भी तरीके से किसी एक कानून कि वो भी एक प्रोसीजरल कानून के किसी एक प्रोविजन के अधीन नहीं आ सकता है। तो ऐसी कभी भी स्थिति होगी और कोर्ट को लगेगा कि जहां पे बड़े पैमाने पे ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट इसको बिल्कुल अलाउ करेगा। तो कोर्ट ने यहां पे कंसिडरिंग द सिचुएशन, बच्चे एक बात को समझना, कोर्ट ने कभी भी ये नहीं बोला कि सीआरपीसी और कॉन्स्टी की लड़ाई होगी तो कॉन्स्टी जीतेगा या 32 जीतेगा, नहीं। कोर्ट ने क्या बोला, अगर स्थिति ऐसी होगी, इतने बड़े पैमाने पर होगी तो जीतेगा। पर आम तौर पर अगर हमको ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होती, कोई नॉर्मल केस होता, नॉर्मल एफआईआर होती, तो बच्चे सीआरपीसी ही जीतता और जो अटॉर्नी जनरल बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही होती। क्या हम सभी लोग बच्चे इस केस को समझ पाए हैं? यस सर। किसी का कोई सवाल है इस केस से बच्चे? सर मुझे लगा कि सर वुमेन को ना फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी के पास जाना है, जाना चाहिए था सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, वो गलत किया ना, जब एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया, उसको 156 क्लास 3 के तहत कोर्ट को जाना चाहिए, एसपी के पास जाना चाहिए, प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए प्रोसीजर फॉलो, और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि बिल्कुल करना चाहिए प्रोसीजर फॉलो। कोर्ट मना नहीं कर रहा कि प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, कोर्ट कह रहा है कि बस इस केस को देखते हुए जहां पे 1528 लोगों की जान इन्वॉल्व है, एलिगेशंस पुलिस के खिलाफ हैं, आर्मी के खिलाफ हैं, यहां पे हमको प्रोसीजर को साइड में रखना ही पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पर मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, नॉर्मल स्थिति में वही होगा जो अटॉर्नी जनरल बोल रहे थे। यस सर। सभी लोगों को समझ में आया बच्चे? आकाश, ज्योत्सना, केशव, लोपा, सलीम, श्रेय, स्वागत है। यस सर। यस सर। सर इंटरेस्टिंग केस था दोनों, सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब इस केस का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? देखो, ये आपको मैंने धोधारी तलवार दे दी आज। इस केस का इस्तेमाल आप सीआरपीसी में भी कर सकते हो जब आप एफआईआर का डिस्कशन करोगे। इस केस का इस्तेमाल आप बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंदर कर सकते हो जब आप आर्टिकल 32 की एक्सटेंट की बात करो। तो ये दोनों जगह जाएगा। तो जब मैं आर्टिकल 32 पे पहुंचूंगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे इस केस को जरूर लिख लेना। वैसे मैं याद रखूंगा आपको लिखवाने के लिए, बट अगर मैं भूल जाऊं तो जरूर लिखना, ठीक है? चल आखिरी में बच्चे देख लेते हैं, दो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चंस लाया हूं, इनको देख लो, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग अपने 9 बजे वाली क्लास की तैयारी करते हैं। तैयार हो सभी लोग बच्चे? एक बार सभी लोग यस बोल दो। यस सर। Yes, sir. यस सर। यूट्यूब पे बच्चे वाई टाइप कर देंगे सभी लोग अगर सही है सब कुछ तो। चलो पहला देखो क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति को कोर्ट के सामने लेके आएगा बिना किसी देरी के। ये कौन से सेक्शन में बात लिखी हुई है? ये मेरे जैसा स्टूडेंट हो ना, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मेरे लिए सबसे कठिन सवाल यही होगा कि ये बताना कि कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। बताओ भाई, आपको याद है 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, कौन से में ये वाली बात लिखी हुई है? नंबर टाइम 2 वाली। सर। ऑप्शन 2 सर, 76 सर। 76? यस सर। 75 नहीं था पहले नो ही तो? सर। अच्छा, यूट्यूब वाले बच्चे कौन सा है? सब लोग 2 बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप सब लोग 2 बता रहे हो तो 2 ही होगा भाई, ठीक है। सेक्शन 76 के अंदर ये वाली बात करी गई है, जब किसी भी व्यक्ति को जिसका वारंट के तहत अरेस्ट किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है बिना किसी देरी के। अब बताओ, सेक्शन 77 के अंदर एक जो वारंट इशू किया जा सकता है अरेस्ट के लिए, उसका एग्जीक्यूशन कहां पे हो सकता है? उस कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में हो सकता है, या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है, या उस राज्य के अंदर हो सकता है,
या पूरे देश में कहीं पे भी हो सकता है? जी बच्चे, 1 2 3 4। 4 सर। सर इजी है, कोई Four, खास sir. परेशानी नहीं है। यूट्यूब वाले बच्चे 4 4 4 4 4। चलो ठीक है बच्चे, चलो अगली क्लास में मैं और क्वेश्चंस बना के लाऊंगा। जैसे ही हमारा वारंट का टॉपिक कंप्लीट होगा तो वारंट पे कुछ क्वेश्चंस को एक साथ में देख लेंगे, जिससे कि जो भी, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लो, जहां तक सेक्शंस की बात है मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी उसको गलत करेगा, क्योंकि एक एक रिक्वायरमेंट को, एक एक पॉइंट को हमने इतनी डिटेल में पढ़ा है, इतनी डिटेल में समझा है कि गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, चलो कल बच्चे हमारा 7 बजे आईपीसी का सेशन है, और कल 9 बजे कौन सा सेशन है बताओ मुझे फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का सेशन है। ठीक है, तो अभी 9 बजे के लिए आप लोग तैयारी कर लो। आज थोड़ा सा जल्दी छूट गए, कोई बात नहीं, अच्छा है, हमको और समय मिल जाएगा। तो 9 बजे आ जाइएगा आप सभी लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है। और बच्चे आज जो मैंने कल कहानी आपकी छोड़ी थी उस वाले केस पे, कौन से वाले केस पे कोई बताएगा मुझे? शांताबाई मद्रास। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई की Yes, जो sir. कहानी मैंने आपको छोड़ी थी उसी से कंटिन्यू करूंगा। और 2 केस आपको बहुत अच्छे बताऊंगा जहां पे हम स्टेट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और केवल इतना नहीं बच्चे, आज आर्टिकल 13 पे भी मूव करेंगे, जहां पे हमको पता चलता है कि लॉ का मतलब क्या होता है। तो जरूर आइएगा, क्लास को जरूर अटेंड करना। चलो थैंक यू सो मच, आपको 9 बजे Thank you, sir. बाय। यूट्यूब वाले बच्चे सभी वीडियो को लाइक करके जाइएगा बच्चे, और 9 बजे टाइम पे आ जाना। आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करना कॉन्स्टी की। बाय बाय।